वेलकम टू जीके क्लासेस दोस्तों। आज हम 1935 का भारत सरकार अधिनियम की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। जो आने वाले जो सेकंड ग्रेड का पेपर है 30 जुलाई को जीके का, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। पीछे के पेपरों में मैंने देखे है कि यहाँ से प्रश्न 1935 का भारत सरकार अधिनियम है, यहाँ से प्रश्न एक या दो पक्के ही पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा लगा। तो शुरू करते हैं कि 1935 का भारत सरकार अधिनियम, तो ये पारित कब किया गया था? तो ये 1935 का भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया था। कब किया गया था? तो ये किया गया था अप्रैल 1935 में। कब? अप्रैल 1935 में पारित हुआ। तो इसमें क्या क्या जो व्यवस्था थी और इसमें क्या क्या कार्य किया गया भारत के लिए, तो उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे और यहीं से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ठीक है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। तो बात करते हैं, पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम है, तो इसने पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सर्वाधिक बड़ा एवं जटिल दस्तावेज है, यानी इसको जो है 1935 का भारत सरकार अधिनियम है, ये सर्वाधिक बड़ा है, सबसे ज़्यादा बड़ा है और जटिल दस्तावेज है। और इसमें अनुच्छेदों की संख्या है 321 और अनुसूचियाँ थी इसमें 10। तो ध्यान में रखना है कि 1935 के जो भारत सरकार अधिनियम आया था उस समय, तो उसमें अनुच्छेद थे 321 और अनुसूचियाँ थी 10। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो 1935 का भारत सरकार अधिनियम था, इसी से ही भारत के संविधान में बहुत सारे प्रावधान लिए गए हैं। तो आगे बात करते हैं कि 1 अप्रैल 1937 को लागू हुआ। ये अप्रैल 1935 में तो पारित हुआ और 1 अप्रैल 1937 को ये लागू हो गया था। कौन सा? भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत में सर्वप्रथम संघीय प्रणाली का प्रावधान किया गया, यानी भारत में सर्वप्रथम में संघीय प्रणाली का प्रावधान किया गया 1935 के अधिनियम में। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इतने कार्य हुए थे 1935 के अधिनियम में। तो यहाँ पे संघीय प्रणाली का प्रावधान सर्वप्रथम होता है भारत में। ठीक है, तो ये इसे भारत सरकार अधिनियम 1935 की देन है, संघीय प्रणाली का प्रावधान। ठीक है, एक अखिल भारतीय संघ बनाया गया था, यानी इस अधिनियम में कहा गया था कि एक भारतीय संघ होगा जिसमें ब्रिटिश भारत के अंतर्गत जो राज्य आते थे वो भी इसमें शामिल होंगे। और आगे देखते हैं कि उस समय 11 ब्रिटिश प्रांत थे, यानी ब्रिटिश सरकार के अधीन थे 11 प्रांत। मान लो ये तो ब्रिटिश भारत में शामिल ही थे पहले से 11 प्रांत, और 6 चीफ कमिश्नर प्रांत थे। तो इतना ये सब मिले हुए थे कहाँ पर? ये भारतीय संघ बनाया गया था और बाद में भारतीय संघ में इन 11 ब्रिटिश प्रांत और 6 चीफ कमिश्नर प्रांत भारतीय संघ में उसी समय मिला दिया गया था, यानी भारतीय संघ बना दिया गया था। इनको नाम दे दिया गया था कि ये भारतीय संघ है। रियासतों को ये छूट दे दी गई थी कि आप या तो आप स्वतंत्र रह सकते हो या आप भारतीय संघ में शामिल हो सकते हो, ये आपकी इच्छा पर निर्भर है। तो ये रियासतों को छूट दे दी गई थी। आगे देखो कि संघ व प्रांतों में शक्तियों का बंटवारा। उस समय ये जो है 1935 का भारत सरकार अधिनियम है, उसमें भी ये संघीय सूची, प्रांतीय सूची, संवर्ती सूची ये सर्वप्रथम इसी समय लाई गई थी। तो देखते हैं कि उस समय शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया था 1935 के भारत सरकार अधिनियम में कि ये शक्ति जो है संघीय सूची की शक्ति भारत जो है भारतीय संघ की होगी और प्रांतीय सूची में प्रांतीय राज्यों के शक्तियाँ होगी। संवर्ती में प्रांतीय राज्य और भारतीय संघ दोनों ही यहाँ पे दोनों की शक्तियाँ सम्मिलित थी। तो देखते हैं संघीय सूची में उस समय कितने विषय थे। तो 59 विषय थे संघीय सूची में और 54 विषय थे प्रांतीय सूची में, 36 विषय थे इसमें संवर्ती सूची में। और ये कहा गया था कि ज़्यादा पावरफुल होगा संवर्ती सूची में भारतीय संघ, यानी भारतीय संघ को कानून बनाने का अधिकार प्रांतीय संघ से ज़्यादा होगा। संवर्ती सूची में ये बात कही गई थी। ठीक है, संवर्ती सूची के लिए ये बात कही गई थी, सॉरी।
प्रांतों की प्रांतों की द्वैध शासन व्यवस्था का अंत, यानी 1919 में जो द्वैध शासन शुरू हुआ था, 1919 में जो द्वैध शासन शुरू हुआ था प्रांतों में, वह यहाँ पे 1935 में आके यहाँ पे समाप्त हो जाता है। और केंद्र में भाई वही व्यवस्था थी, द्वैध शासन व्यवस्था थी, ये केंद्र में लागू कर दिया था इन्होंने 1935 में। तब 1935 के बाद सरकार अधिनियम में केंद्र में लागू कर दिया गया था द्वैध शासन, और प्रांतीय द्वैध शासन का अंत कर दिया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं अपन इसे जो है डायग्राम के माध्यम से कि संघीय विषय क्या थे। तो संघीय विषय कौन कौन से थे, इनकी चर्चा करते हैं। संघीय विषय थे, एक तो आरक्षित थे, संघीय विषयों को जो है इन्होंने बांट दिया था। तो आरक्षित विषय थे बांट दिए, और हस्तांतरित विषय बांट दिए गए। तो आरक्षित विषय जो थे ये गवर्नर जनरल था, उसका हक था इस पे आरक्षित जो विषय थे। और हस्तांतरित विषय भारतीयों को दे दिए गए थे कि विधानसभा में उत्तरदायी मंत्रिपरिषद को हस्तांतरित विषयों में सिर्फ नाम मात्र का ही कार्य था। यहाँ पे जो वास्तविक जो शक्तियाँ थी वह तो यहाँ पे आरक्षित विषयों के अंतर्गत आती थी। हस्तांतरित में तो सिर्फ एक तरह का मान लो कि इसमें तो सिर्फ नाम मात्र की शक्तियाँ थी। ठीक है, तो वास्तविक जो शक्तियाँ थी वह तो गवर्नर जनरल के पास ही रही थी। ठीक है, आगे देखो, प्रांतों में उत्तरदायी स्वशासन की स्थापना, प्रांतीय स्वायत्तता। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रांतों में उत्तरदायी स्वशासन की स्थापना एक तो यहाँ पे होती है 1935 के बाद सरकार अधिनियम में। और प्रांतीय स्वायत्तता, यह प्रांतीय स्वायत्तता बहुत ही पेपरों में पूछा गया है, तो यह आपको ध्यान रखना कि प्रांतीय स्वायत्तता किस भारत सरकार अधिनियम में दी गई थी। तो ये 1935 के भारत सरकार अधिनियम में दी गई थी प्रांतीय स्वतंत्रता। ठीक है, 11 में से 6 प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था शुरू हो गई, यानी जो द्विसदनीय व्यवस्था थी उस समय 11 में से 6 राज्यों में शुरू हो गई थी। ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना है। आगे देखो, एक संघीय रेलवे प्राधिकरण बनाया गया। संघीय रेलवे प्राधिकरण बनाया गया कि ये संघीय जो भारत संघ है उस पे इसका अधिकार होगा। संघीय रेलवे पर भारत संघ का अधिकार होगा। तो यह संघीय रेलवे की व्यवस्था की गई। संघीय लोक सेवा आयोग यूपीएससी की स्थापना उसी समय की गई थी। तो ध्यान में रखना कि संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना, आपसे अगर पूछे कि संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना कौन से भारत सरकार अधिनियम में हुई थी, तो वे इसका आंसर होगा 1935 के भारत सरकार अधिनियम में संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना होती है। आगे देखो कि महाधिवक्ता तथा नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की व्यवस्था की गई थी। तो अगर आपसे पूछे कि महाधिवक्ता की जो व्यवस्था है कौन से भारत सरकार अधिनियम में की गई थी, तो ये की गई थी 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था ना, वो जो है उसकी बहुत सारी व्यवस्थाएं आज भी भारतीय संविधान में दी गई है। यानी भारतीय संविधान का एक तरह की इसको अपन नींव कह सकते हैं कि ये नींव है भारतीय संविधान की। ठीक है, अगला देखो, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो थी उसका विस्तार किया गया था, यानी 1909 में सांप्रदायिक प्रणाली थी वह शुरू हुई थी, यानी मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन सिर्फ मुसलमानों के लिए शुरू हुआ था 1909 में। और यहाँ पे बात आते आते यहाँ पे अंग्रेज़ों द्वारा कह दिया गया था कि आप भारत में जितने भी संप्रदाय हैं ना, जो है सिख है, ईसाई और जो अदर संप्रदाय है, वह अपने अपने क्षेत्र में अपने संप्रदाय के लोगों को मतदान कर सकते हैं या उनको अपना नेता बना सकते हैं। तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का यहाँ पे विस्तार ही होता है, न कि कम होती है। यहाँ पे 1935 के भारत सरकार अधिनियम में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार होता है। ठीक है, अगला देखो, एक पॉइंट और है कि दिल्ली में 1937 में संघीय न्यायालय बना। ये सुप्रीम कोर्ट जो अब है ये नहीं है,
ये दूसरा था, ये संघीय न्यायालय दिल्ली में बना था 1937 में, ठीक है। फैसले के विरुद्ध, यहाँ पे जो फैसला होता था ना उसके विरुद्ध, भारत में तो कहीं आप इसकी अपील भी नहीं कर सकते थे, तो आपको जाना पड़ता था प्रीवी काउंसिल में। कहाँ पे? प्रीवी काउंसिल जो लंदन में स्थित थी, वहाँ पे आपको जा करके यहाँ पे इस न्यायालय में जो फैसला लिया गया है उसकी आप अपील प्रीवी काउंसिल लंदन में जाके कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं कर सकते, भारत में नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो ये भी प्रावधान किया गया था यहाँ पे। ब्रिटेन में भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया था। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि भारत में भारत परिषद थी पहले ब्रिटेन में, तो उसको समाप्त कर दिया गया था 1935 के भारत सरकार अधिनियम में। अगर आपसे पूछे कि भारत परिषद को समाप्त कौन से अधिनियम में किया गया था, तो ये 1935 के भारत सरकार अधिनियम में किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखो कि केंद्र में, यहाँ पे इस व्यवस्था को समझते हैं कि उस समय केंद्र में गवर्नर जनरल 7 संघीय व्यवस्थापिका उस समय कैसे कार्य होता था। तो केंद्र में एक तो होता था गवर्नर जनरल, ठीक है, जो वर्तमान जो अपन उसको राष्ट्रपति कह सकते हैं, ठीक है। तो गवर्नर जनरल उस समय था, और संघीय व्यवस्थापिका और थी उस समय, संघीय व्यवस्थापिका जिसे अपन व्यवस्थापिका संसद कहते हैं। तो उस समय की संसद का कैसा रूप था तो उसके बारे में अपन देखते हैं। तो संघीय विधान, एक तो पार्ट था संघीय विधानसभा या धारा सभा, इसको कहते थे निम्न सदन, और इसके सदस्य थे 375, ठीक है, 375 इसके सदस्य थे। और जो है अप्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव होता था। और एक था उच्च सदन, जिसको उस समय राज्य परिषद कहते थे, और ये राज्य परिषद जो वर्तमान भारत की संसद है ना उसी में संचालन होता था इसका, संसद भवन है ना उसी में संचालन होता था इसका, ठीक है। तो इसको राज्य परिषद को कहते थे उच्च सदन। कौन सा सदन? उच्च सदन कहते थे। और 260 सदस्य इसमें शामिल थे, और प्रत्यक्ष चुनाव होता था इसका राज्य परिषद का। तो ये इम्पोर्टेंट है, राज्य परिषद इसका चुनाव प्रत्यक्ष होता था। संघीय विधानसभा थी जो जिसको निम्न सदन कहते थे, और इसका जो सदस्य संख्या 375 थी, और अप्रत्यक्ष इसका चुनाव होता था। और गवर्नर जनरल अलग होता था। और ये संघीय व्यवस्था है, यानी वर्तमान उस समय यह संचालन के 3 केंद्र थे, एक तो गवर्नर जनरल और एक संघीय व्यवस्थापिका, जिसके संघीय व्यवस्थापिका के 2 पार्ट थे, संघीय विधानसभा और राज्य परिषद, ठीक है। आगे और देखो, और बहुत ही प्रावधान किए गए थे इस 1935 के भारत सरकार अधिनियम में। तो प्रांतों में 10% जनता को वोट देने का अधिकार दिया गया था। यानी कह दिया गया था कि जो राज्य है ना, ब्रिटिश राज्य थे, जो छोटे छोटे प्रांत थे, उनमें जनता को कह दिया गया था कि आप 10% जनता को वोट देने का अधिकार। और वह भी जनता कौन सी थी? जो उच्च वर्ग के लोग थे ना, उनको वोट देने का अधिकार यहाँ पे दे दिया गया था। और वही 10%, जहाँ की 100%, वहाँ पे जो 100, जहाँ पर 100 व्यक्ति है तो उनमें से 10 व्यक्ति जो उच्च वर्ग है, यानी अमीर लोग है, जो 10 अमीर लोग है वही यहाँ पे मतदान करने के अधिकारी थे, ठीक है। यानी उच्च वर्ग के जो 100 में से 10 लोगों को मतदान करने का अधिकार दिया गया था यहाँ पे इस 1935 के भारत सरकार अधिनियम में, ठीक है। आगे देखो, अधिनियम में संशोधन केवल ब्रिटिश संसद ही कर सकती थी। ये और प्रावधान कर दिया गया कि आप भारतीय लोग हैं ना, इस 1935 के भारत सरकार अधिनियम में आप संशोधन नहीं कर सकते। आप केवल ब्रिटिश संसद के द्वारा ही यहाँ पर इस भारत सरकार अधिनियम में संशोधन करवा सकते हैं। तो आप ब्रिटिश संसद के पास जाइए और वहीं पे जाकर आपको यहाँ पे इस अधिनियम में संशोधन हो सकेगा, अन्यथा भारत में तो इसका इलाज नहीं है। तो ये व्यवस्था भी की गई थी कि ब्रिटिश संसद ही इसमें संशोधन कर सकती है, ठीक है। आगे देखो, केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा ही होती है। ये तो कन्फर्मेशन बात है, क्योंकि यहाँ पे 1 अप्रैल 1935 को स्थापना होती है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, ठीक है।
अगला देखो कि संघीय लोक सेवा आयोग, प्रांतीय लोक सेवा आयोग, ये तो प्रांतीय लोक सेवा आयोग में प्रांतीय लोक सेवा सेवा आयोग की व्यवस्था भी यहाँ पे की गई थी। संघीय लोक सेवा आयोग मैं आपको बता चुका हूँ। संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना भी यहाँ पे व्यवस्था की गई थी कि यहाँ पे एक संयुक्त जो लोक सेवा आयोग है वह भी होना चाहिए। तो इस जो अधिनियम में ये व्यवस्था की गई थी। तो और आगे देखें तो यहाँ पे कुछ राज्यों को अलग कर दिया गया था, भारत से कुछ हिस्सों को अलग कर दिया गया था और कुछ के जो है कुछ को विभाजन का रूप दे दिया गया था। तो देखते हैं कि सिंध प्रांत जो था ना, सिंध प्रांत उस समय अखंड भारत था, यानी इधर पाकिस्तान भी भारत का ही हिस्सा था। तो उस समय भारत विभाजन नहीं हुआ था, तो उस समय सिंध प्रांत था भारत का एक। तो सिंध प्रांत बनाया यहाँ पे, और बिहार से उड़ीसा अलग कर दिया गया। ये बिहार से उड़ीसा अलग कर दिया गया था 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा अलग किया गया था। ठीक है। और बर्मा और अदन को, ये बर्मा और अदन पहले भारत के हिस्से थे। तो अदन और बर्मा जो वर्तमान म्यांमार की जो राजधानी है, पहले राजधानी हुआ करती थी, यानी ये भारत का हिस्सा हुआ करते थे पहले 1935 से पहले। तो यहाँ पे 1935 के भारत सरकार अधिनियम में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और अदन को भी भारत से अलग कर दिया गया। देखो ये उस समय भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन इनको पता नहीं क्या हुआ कि बर्मा और अदन को भारत से ही अलग कर देते हैं। आगे देखो यहाँ पे इस अधिनियम के बारे में कुछ कथन किए गए हैं, जो विद्वान हैं उनके द्वारा कुछ कथन किए गए हैं। तो इन कथनों को अपन ध्यान में रखना है। तो इस अधिनियम की आलोचना करते हुए ये कथन कहे गए हैं। तो शुरू करते हैं। देखो कि यह अधिनियम, कौन सा अधिनियम, 1935 का अधिनियम हम पर थोपा गया है। बाहर से यह कुछ जनतंत्रीय व्यवस्था से मिलता जुलता है, परंतु भीतर से एकदम खोखला है। यानी ये कहा गया था कि ये 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम है, ये जो है ऊपर से अब एक तो ये बात है कि हम पर थोपा गया है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि बाहर से तो ये जनतंत्रीय लगता है, यानी बिल्कुल ही लोगों की जो है हितों की रक्षा करने वाला लगता है बाहर से तो, ठीक है, और अंदर से बिल्कुल ही खोखला है। तो ये बात कही थी मदन मोहन मालवीय ने। किसने? मदन मोहन मालवीय ने ये बात कही थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखो, द्वैत शासन से भी बुरा बताया। द्वैत शासन से भी बुरा किसने बताया? तो ये बताया साहब किसने? ये बताया था राजगोपालाचारी ने। किसने? राजगोपालाचारी ने कहा कि ये तो द्वैत शासन से भी बुरा अधिनियम है, आप इसको कहाँ पे लागू कर रहे हो। तो इन राजगोपालाचारी जी ने ये अपना कथन किया, कहा था कि ये द्वैत शासन से भी बुरा है। ठीक है। अगला देखो कि दास्ता घोषणा पत्र और दास्ता घोषणा पत्र और कई ब्रेकों वाली गाड़ी ऐसी मोटर जिसमें इंजन ही नहीं है। इस 1935 के भारत सरकार अधिनियम में कहा गया कि इसको कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि ये कई ब्रेकों वाली गाड़ी है जिसमें इंजन तक ही नहीं है। तो ये कथन है इनका, जवाहरलाल नेहरू का। और दास्ता घोषणा पत्र भी 1935 के भारत सरकार अधिनियमों को कहा था। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है। आगे देखो, आरक्षण व संरक्षण के कारण अविश्वास का प्रतीक इसको बोला है। किसने बोला है? ब्रिटिश राजनीतिज्ञ थे। कौन? एटली। ब्रिटिश राजनीतिज्ञ एटली ने कहा था कि आरक्षण और संरक्षण के कारण अविश्वास का प्रतीक है ये। तो अविश्वास का प्रतीक किसने कहा? तो एटली ने कहा। अपने को इतना ही याद रखना है, ठीक है, 1935 के भारत सरकार अधिनियम को। 1936-37 में क्या होता है? तो प्रांतों में चुनाव होता है। यानी 1936-37 में जो 11 प्रांत थे ना,
जो ब्रिटिश भारत में पहले से ही थे 11 प्रांत, अंग्रेज़ों के अधीन जो थे ये 11 प्रांत, इनमें 1936-37 में चुनाव होता है। तो 11 में से 7 राज्यों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलता है। ये अपने को ध्यान रखना है कि 1936-37 में यहाँ पे चुनाव होता है और 11 प्रांतों में से 7 राज्यों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलता है और यहाँ पे सरकार बनती है। ठीक है, आगे देखो कि भारतीय संविधान का आधार, ये आपको मैंने शुरू में ही बताया था कि इसकी विशेषता 1935 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता यही है कि ये भारतीय संविधान का आधार है। इसको अपन भारतीय संविधान का आधार मान सकते हैं और भारतीय संविधान का जो मुख्य बातें हैं जो 1935 के भारत सरकार अधिनियम में से ही उठाई गई है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि भारतीय संविधान का आधार है ये। ठीक है, द्विसदनात्मक विधानमंडल भी इसी पर आधारित है। जो आज हम राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल या केंद्र में द्विसदनात्मक विधानमंडल देखते हैं ना, उच्च सदन और निम्न सदन, यह भी इस 1935 के भारत सरकार अधिनियम की देन है। आगे देखो, सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता या स्वशासन। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपसे पूछे कि प्रांतीय स्वायत्तता जो है किस भारत सरकार अधिनियम में दी गई थी, तो प्रांतीय स्वायत्तता दी गई थी 1935 के भारत सरकार अधिनियम में। कौन से में? 1935 भारत सरकार अधिनियम, प्रांतीय स्वायत्तता, ये आपको याद रखना है। ठीक है, प्रांतीय स्वायत्तता यानी प्रांतीय स्वायत्तता, इस अवधारणा को देने वाले लॉर्ड हार्डिंग्स थे, जो 1911 में ये अवधारणा देते हैं कि प्रांतीय स्वायत्तता लोगों को देनी चाहिए। तो इस अवधारणा के जो है लॉर्ड हार्डिंग्स ने 1911 में इस अवधारणा को दिया था। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय राजस्थान।